हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं से राहुल गर्ग स्वागत करता हूं आप सबका आज के सेशन में। जो भी बच्चे ऑनलाइन हैं जरा आ जाएं हमारे साथ, जुड़ जाएं इस सेशन में। 21 डेज चैलेंज के अंतर्गत एफएमएसएम का आज हमारा है डे नंबर 3। डे नंबर 1 में पुत्र हम कर चुके हैं ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और डे नंबर 2 में बात कर चुके हैं लीवरेजेस की। और आज बारी है फाइनेंसिंग डिसीजन के तीसरे भाग की, जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। फाइनेंसिंग डिसीजन में कुल मिलाकर होते हैं 4 टॉपिक: कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लीवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड द थियरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो डे 3 है आज, सेशन नंबर 3 है, जहां पर हम कैपिटल स्ट्रक्चर करने जा रहे हैं। आइए जी। और जो भी बच्चे आ गए हैं, आपने कंजूसी नहीं करनी। सबसे पहले सेशन को कर देना है लाइक, सेशन को कर देना है लाइक, और उसके बाद जो है हमारे साथ आपने जुड़ जाना है मित्रों। ये लीजिए। अब बच्चे कहेंगे सर, इस सेशन में जो आप करवाने वाले हो, ये हमें ये वाले सर नोट्स कैसे मिलेंगे? तो ये वाले नोट्स टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए गए हैं, वहां से जाके जो है ले सकते हैं। तो मित्रों, देर किस बात की है, आइए आप और मैं मिलकर करते हैं शुरू। 21 डेज चैलेंज के अंदर आज है एफएमएसएम का डे नंबर 3, जिसके अंतर्गत हमारा चैप्टर है जी कैपिटल स्ट्रक्चर। बहुत ही धांसू क्वेश्चन हम करने वाले हैं इसके अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीजिए, सबसे पहले आ रहा है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले आपके समक्ष आ रहा है जी प्रश्न नंबर 1। हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज, क्या मेरी आवाज, बिल्कुल मेरी आवाज आपके दिलों तक पहुंच रही है। क्या कहता है क्वेश्चन? इट सेज पुत्र, इंडिया लिमिटेड रिक्वायर्स रुपी 50 लाख फॉर अ न्यू प्लांट। तो कुछ नया प्लांट खोलना चाहते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे प्रोबेबली, तो कह रहे 50 लाख रुपए चाहिए जी हमें। दिस प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ऑफ रुपी 10 लाख। कहते जी जो ईबीआईटी, इंग्लिश देखकर घबराना नहीं है, इसको पूरा पढ़ो। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माने ईबीआईटी। कहता जी यहां से जो ईबीआईटी मिलेगी हमें 10 लाख रुपए की होगी। While deciding about the financial plan, company considers the objective of maximizing the EPS। और कहता जब भी हमारे पास ऐसे पैसे रेज करने होते हैं, जैसे इसमें 50 लाख रुपए आपको रेज करना है, और आपके पास वेरियस चॉइसेस होंगी, फाइनेंशियल प्लान्स होंगे कि डेट इक्विटी का किस किस तरह के मिक्स के साथ आप पैसा रेज कर सकते हैं। तो कहता कंपनी का ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम क्या करेंगे, वो वाला प्लान लेंगे जहां पर हमारा ईपीएस मैक्सिमम आ रहा होगा, यानी कि शेयर होल्डर्स की ईपीएस की बात जो है की जा रही है। इट सेज पुत्र, इट हैज 3 ऑल्टरनेटिव्स टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट। कहता भाई 3 तरीके हैं जिसके थ्रू हम फाइनेंस करा सकते हैं प्रोजेक्ट को। बाय रेजिंग डेट ऑफ रुपी 5 लाख। पहला, टोटल 50 लाख चाहिए, इसमें से 5 लाख का डेट उठा लो, या 20 लाख का उठा लो। दूसरी ऑप्शन होगी 20 लाख का डेट, या फिर 30 लाख का डेट। तो ये 3 ऑप्शन हो गई। एंड द बैलेंस इन ईच केस बाय इशूइंग द इक्विटी शेयर, और बाकी का इक्विटी। तो जरा अगर हम देखें, 50 लाख में से अगर 5 लाख डेट है पुत्र, तो 45 लाख की इक्विटी होगी। 50 में से 20 लाख का डेट है तो 30 लाख की इक्विटी होगी। 50 में से 30 लाख का डेट है तो 20 लाख की इक्विटी होगी। तो क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ कुल मिला के 3 फाइनेंशियल प्लान्स हैं। आगे क्वेश्चन कहता है जी, कंपनी का जो शेयर है करंटली 150 रुपए का है, लेकिन इट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू 125 इन केस द फंड्स आर बोरोड इन एक्सेस ऑफ 20 लाख। कहता अगर आपकी बोरोइंग 20 लाख से ज्यादा हुई, मतलब अगर डेट 20 लाख से ज्यादा हुआ, तो आपका शेयर का प्राइस 125 रह जाएगा। तो पहले 5 लाख का डेट है, 150 रुपए का प्राइस। फिर 20 लाख का डेट है, यहां भी 150 का रहेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा अगर 20 लाख से एक्सीड किया, तो 20 लाख से एक्सीड किया तीसरी ऑप्शन में, जहां 30 लाख का डेट है, तो यहां आपके शेयर का प्राइस हो जाएगा 125 रुपए। कितनी आसान सी बात है। देखो, आपने जितनी रुपए की इक्विटी रेज करनी है, 45 लाख की इक्विटी रेज करनी है, डिवाइड बाय शेयर का प्राइस है 150, तो यहां से आपके नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। सेकंड वाले केस में 30 लाख की इक्विटी पुत्र, डिवाइड बाय मार्केट प्राइस है 150 रुपए, तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। सिमिलरली इन केस 3, 20 लाख की इक्विटी है, डिवाइड बाय शेयर प्राइस जो कि 125 है, तो नंबर ऑफ शेयर आपके पास आ जाएंगे। आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल है क्वेश्चन की। फंड्स कैन बी बोरोड एट द रेट ऑफ 9% अप टू रुपी 5 लाख। कहता 5 लाख रुपए तक लेने जाओगे तो 9% के इंटरेस्ट रेट पर बैंक आपको दे देगा, लेकिन आपको 9 पर नहीं मिलेंगे, 14% पर मिलेंगे, ओवर रुपी 5 लाख अप टू रुपी 20 लाख। 5 लाख से ज्यादा और 20 लाख से कम अगर लेने गए तो आपको मिलेगा 14% पर, और अगर 20 लाख से ज्यादा लेना चाहते हो तो 19% के रेट पर आपको मिलेगा। टैक्स का रेट जो एप्लीकेबल है कंपनी को पुत्र, वो कहते हैं क्वेश्चन 40% आएगा जी, 40% का टैक्स रेट लगेगा। क्वेश्चन सेज विच फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग शुड द कंपनी चूज। कहता बताओ जी तीनों में से कौन सी बेस्ट ऑप्शन है, और जो ईपीएस निकालोगे उसको 2 डेसिमल पॉइंट तक आपने शो करना है। कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। क्वेश्चन की जो सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल है वो ये है, इसको समझने के 2 तरीके हैं। जैसे आपका पहले वाला केस है, 5 लाख रुपए का डेट है, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, 5 लाख के ऊपर 9% हो गया, सीधा सीधे बात। उसके बाद अगले वाले केस में, सेकंड सिचुएशन में, सेकंड प्लान में आपको 20 लाख का डेट रेज करना है। क्वेश्चन ने कहा 5 लाख रुपए तक 9% मिलता है,
और 5 से ज़्यादा और 20 तक गए तो आपको 14% मिलेगा। अब यहाँ पे सोचने के 2 तरीके हैं कि क्या हम स्लैब रेट लगाकर चलें या फिर फ्लैट रेट ले लें। स्लैब रेट का मतलब है कि अगर आपको 20 लाख लेना है, तो क्या हम ऐसा सोचें पहले 5 लाख रुपए पर लगेगा 9% और उसने बोला 5 से ज़्यादा और 20 तक मतलब नेक्स्ट 15 लाख रुपए पर आपको लगेगा 14%, या फिर क्वेश्चन को इस तरह से समझा जाए कि आपको 14% रेट पर ही बैंक देगा बिटवीन 5 एंड 20। अब क्योंकि मुझे 20 लाख लेना है तो पूरे 20 लाख रुपए पर क्या 14% लगेगा? तो आपकी इच्छा है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, अपना नोट एग्जाम में दे आइएगा। प्रेफरेबली जो है प्रेफरेबली चलता है जी ये वाला केस, तो हम इसी के थ्रू जो है करेंगे, स्लैब रेट मानते हुए चलेंगे। ठीक है जी। तो देर किस बात की है, आइए यहाँ हमारे सामने है इस प्रश्न का उत्तर, पूरा डिटेल में डिस्कस हम करने वाले हैं इसे। तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हमने हेडिंग दे दिया जी कि स्टेटमेंट शोइंग ईपीएस है, पर्टिकुलर्स जितने ऑल्टरनेटिव हैं उतने आपने कॉलम बना लेने। सबसे पहले क्वेश्चन ने स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया बेटा, ईबीआईटी। उसने बोला ईबीआईटी 10 लाख का होगा। जब आप इस प्लांट में इन्वेस्टमेंट करेंगे 50 लाख तो रिटर्न आएगी 10 लाख रुपए की। 10 लाख की रिटर्न आएगी, वो कॉमन रहेगी, इट विल नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू डेट और इक्विटी। भाई पैसा तो चाहे डेट से लाओ चाहे इक्विटी से लाओ, पैसा चाहे डेट से लाओ चाहे इक्विटी से लाओ, जब प्लांट में एक बार लग गया उसकी जो रिटर्न जनरेट होगी उस पर डेट या इक्विटी का कोई खास प्रभाव नहीं है। तो ईबीआईटी है पुत्र 10 लाख का। बारी आई इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट के लिए हमने यहाँ पर बनाया है वर्किंग नोट। यहाँ पर भी मैंने लिखकर बताया कि ऑप्शन 1 है स्लैब रेट, ऑप्शन 2 फ्लैट रेट है, लेकिन प्रेफरेबली स्लैब रेट चलता है तो हम भी स्लैब रेट के हिसाब से करेंगे। क्वेश्चन ने जो अपना इंग्लिश लिख कर दिया था, अगर मैं उसको टाइमलाइन, अगर मैं उसको एक डायग्रामेटिक फॉर्म में शो करूं तो क्या है। उसने कहा 5 लाख रुपए तक मिलेगा 9% के हिसाब से, 5 लाख से ज्यादा अप टू 20 लाख आपको मिलेगा 14% के हिसाब से, और 20 लाख से ज्यादा जब जाओगे तो आपको मिलेगा 19% के हिसाब से जी। तो ये बात कुछ क्वेश्चन ने आपको कही है। अब ये देखिए जी, हमारा है ऑल्टरनेटिव 1, एक मिनट जी, ये है हमारा उत्तर ऑल्टरनेटिव 1, ये है ऑल्टरनेटिव 2 और ये है ऑल्टरनेटिव 3। अब पहले ऑल्टरनेटिव में टोटल डेट का अमाउंट ही कितना था, 5 लाख रुपए का। तो उसने आपको बताया कि 5 लाख रुपए तक तो 9% में मिल जाएगा, तो 5 लाख का 9% हो गया 45,000। फिर आए जी हम प्लान नंबर 2 पर, ऑल्टरनेटिव 2 पर, वहां पर आपको टोटल चाहिए 20 लाख। तो पहले 5 लाख 9% के हिसाब से मिल गए, और उसके बाद के 15 लाख आपको मिल गए जी 14% के हिसाब से, जो आ गया 2,10,000। ऑल्टरनेटिव 3 की बात करें, आपको टोटल 30 लाख रुपए रेज करना है। तो पहले 5 लाख 9% के हिसाब से मिल गए 45,000 का इंटरेस्ट पुत्र, सेकंड वाले 15 लाख 14% के हिसाब से मिल गए 2,10,000 का आपका इंटरेस्ट आ गया। एंड इन थर्ड केस, मतलब थर्ड स्लैब कौन सी बनी, ये वाली, आपको 30 चाहिए तो 20 लाख से ऊपर गए आप 10 लाख, उस 10 लाख रुपए के ऊपर आपको मिलेगा एट द रेट ऑफ 19%, यानी कि 1,90,000। तो आप तीनों ही प्लान्स का जब चेक करेंगे, टोटल प्लान 1 में टोटल 45,000 का इंटरेस्ट है, प्लान 2 में 2,55,000, और पुत्र प्लान नंबर 3 विच आएगा 4,45,000 रुपए का। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी। ठीक है ना, सीधी सीधी बात हम कर रहे हैं, जैसा क्वेश्चन करने के लिए कह रहा है बिल्कुल वैसा ही आपको उसी अंदाज में करना है। यहाँ से इंटरेस्ट ले गए जी हम उठाकर, यहाँ पर इंटरेस्ट माइनस किया तीनों ही प्लान से, और आपके पास आ गया जी ईबीटी 9,55,000, 7,45,000 एंड पुत्र 5,55,000। क्वेश्चन में ईबीटी के बाद आपको माइनस करना होता है टैक्स। क्वेश्चन ने कहा जी 40% का टैक्स रेट है, ये लीजिए 3,82,000, एक सेकेंड, हाँ जी, 3,82,000, 2,98,000 और 2,22,000 ईबीटी के ऊपर 40% लगाकर यहाँ पहुंच गए। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स ऑब्लिक अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, नॉर्मली तो इसको ईएटी ही बोला जाता है, और उसके बाद माइनस किया जाता है जब प्रेफरेंस डिविडेंड, तो हम कहते हैं बच गया ईएई। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में प्रेफरेंस कैपिटल नहीं है तो कोई प्रेफरेंस डिविडेंड का सवाल भी नहीं उठता। तो आपकी वैल्यूज आ गई 5,73,000, 4,47,000 एंड 3,33,000। इसको अब डिवाइड करना है नंबर ऑफ शेयर से, तो आप ईपीएस तक पहुंच जाएंगे मित्रों। सवाल उठा नंबर ऑफ शेयर कैसे आएंगे, तो जब मैंने क्वेश्चन सिखाया आपको, जब पढ़ा उसी वक्त हमने देख लिया किस तरह से होने वाला, और ये क्वेश्चन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। कंप्यूटेशन ऑफ इक्विटी शेयर, तो 3 डिफरेंट सिचुएशंस हैं। टोटल रिक्वायरमेंट है 50 लाख की, जिसमें से पहले प्लान में 5 लाख का डेट है, दूसरे में 20 लाख का, और तीसरे में 30 लाख का डेट है। और उसने कहा बाकी का इक्विटी, तो 50 में से 5 गया 45 लाख इक्विटी, 50 में से 20 गया 30 लाख का इक्विटी, और 50 में से 30 गया 20 लाख का इक्विटी। और मार्केट प्राइस कितना है ये भी क्वेश्चन ने बताया, 150 रुपए का प्राइस है। लेकिन अगर बोरोइंग
20 लाख से ज्यादा होगी जो कि सिर्फ प्लान नंबर 3 में है, उस सिचुएशन में आपका जो मार्केट प्राइस है वो हो जाएगा 125 रुपए का। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे आएंगे? पहले वाले केस में 45 लाख रुपए रेज करने हैं 150 के हिसाब से, तो नंबर ऑफ शेयर हो गए 30,000। दूसरे में 30 लाख रेज करने हैं 150 के हिसाब से, शेयर हो गए 20,000। और थर्ड केस में आपको 20 लाख रुपए इक्विटी से रेज करने हैं, 125 रुपए का शेयर प्राइस है तो हो गए 16,000। तो इट बिकम्स पुत्र योर नंबर ऑफ शेयर्स। तो इनको जाकर हमने डाल दिया यहाँ 30,000, 20,000, 16,000। और आपने अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर को जब नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया तो ईपीएस आ गया जी कितना, ये देखिए आपका ईपीएस आ रहा है पुत्र 19.19 रुपए 10 पैसे। इंग्लिश में बोलते हैं 19.1, 22.35 एंड 20.81। तो जहां पर सबसे ज्यादा ईपीएस है, क्वेश्चन ने खुद भी कहा था कि कंपनी हैज द पॉलिसी ऑफ मैक्सिमाइजिंग द ईपीएस व्हाइल चूजिंग द फाइनेंशियल प्लान। तो भाई मैक्सिमम ईपीएस कहां पर है? यहाँ 22.35। तो हमारा यही बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। एज ईपीएस इज मैक्सिमम एट ऑल्टरनेटिव नंबर 2 वी विल से, सो इंडिया लिमिटेड, कंपनी का नाम इंडिया लिमिटेड था, मस्ट गो फॉर 20 लाख डेट एंड 30 लाख की इक्विटी। ये देखो जी प्लान नंबर 2 में आपको यही देखने को मिलेगा, 20 लाख का डेट एंड 30 लाख की इक्विटी। तो ये आपका बेस्ट प्लान जो है बनेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में और आरटीपीएस में आया हुआ। कई बार आया हुआ एग्जाम में और आरटीपीएस में जी। आइए आगे देखते हैं। एक और प्रश्न जो है मैंने दिया है, सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपको, इलेबोरेटिव डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कहता है जी कैलकुलेट द लेवल ऑफ अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कहता है ईबीआईटी निकालो एट विच ईपीएस इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन द फॉलोइंग फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स विल अकर। तो हम जानते हैं भाई इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है, इट इज दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच ईपीएस ऑफ टू डिफरेंट फाइनेंशियल प्लान्स इज इक्वल। तो ईपीएस जो है वो दोनों का सेम आ जाएगा, मतलब वी विल बी इनडिफरेंट टू चूज आइदर प्लान 1 और प्लान नंबर 2। अब वो कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन में सीखेंगे। तो पहले प्लान की जानकारी कहता जी इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख रुपए का है और 12% डिबेंचर है 4 लाख के। यहां से इतनी बात समझ आई कि टोटल आपको जो रिक्वायरमेंट है 10 लाख की है। तो पहले वाले प्लान में 6 लाख का इक्विटी और 4 लाख का डेट है, और जो डेट है उसका रेट है 12% इंटरेस्ट। दूसरी ऑप्शन क्या है आपके पास, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख का, प्रेफरेंस कैपिटल है 2 लाख रुपए का जिसका डिविडेंड रेट है 14%, और डिबेंचर से रेज करना है 4 लाख जिसका की रेट है 12%। सो क्वेश्चन आपको कह रहा है एज्यूम द कॉर्पोरेट टैक्स इज 35% एंड पार वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज ₹10 इन ईच केस। तो फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपए, और अगर क्वेश्चन कुछ और नहीं बता रहा तो हम यही मानेंगे कि इशू प्राइस भी इतना ही होगा। इशू प्राइस इतना होगा का मतलब अगर 6 लाख रुपए रेज करना है 10 रुपए की फेस वैल्यू तो 60,000 शेयर हो गए। सिमिलरली यहाँ पर 4 लाख इक्विटी के थ्रू रेज कर रहे हो, 10 रुपए का अगर शेयर है तो 40,000 शेयर हो गए आपके। ठीक है जी। तो इन डिफरेंस पॉइंट हमें निकालना है, बड़ा ही आसान सा काम होता है। हमें ईपीएस ऑफ प्लान 1 को इक्वेट करना है ईपीएस ऑफ प्लान नंबर 2 से। तो ये वाला काम जो है हमें करना है। आइए देखते हैं। तो ये रहा आपके प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। सबसे पहले दोनों प्लान्स की बेसिक इंफॉर्मेशन को हम लिख लेते हैं। तो प्लान 1 प्लान 2 जी, ये देखिए प्लान नंबर 1 इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख रुपए का है और क्वेश्चन ने कहा था फेस वैल्यू 10 रुपए की, तो नंबर ऑफ शेयर हो गए 60,000। और 12% डिबेंचर जो है आपके कितने रुपए के हैं, 4 लाख रुपए के। डिबेंचर के केस में हमें क्या कंप्यूट करना होता है, इंटरेस्ट। तो 4 लाख रुपए का 12% आ गया पुत्र 48,000। कमिंग टू द प्लान नंबर 2, योर इक्विटी शेयर कैपिटल इज ₹4 लाख, 10 रुपए का एक शेयर है पुत्र, तो नंबर ऑफ शेयर हो गए 40,000। उसके बाद डिबेंचर की बात करें, 4 लाख रुपए के डिबेंचर है, 12% के हिसाब से इंटरेस्ट सेम बन रहे 48,000। और इस बार एक नया पन आया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है 2 लाख रुपए का जिसके ऊपर 14% का डिविडेंड आप करते हो तो 28,000 आ जाता है। ये काम करना एग्जाम में ऐसा नहीं कि कंपलसरी है, ये मैं अपने बच्चों को क्लास में सिखाता हूँ कि भाई सीधा सीधा फॉर्मूला लगाने से पहले एक बेसिक ऐसी इंफॉर्मेशन अपने पास तैयार कर लो, सो दैट जब आप वहां पर इनपुट करोगे फॉर्मूला में तो कोई गलती ना हो। अदरवाइज इंडिफरेंस पॉइंट में मान लो शुरू में आपने गलती कर दी, ओ बल्ले बल्ले सोने तो सुहागा, और तो भाई ऐदा दी गल होगी, फाइनल नेल इन द कॉफिन, नेल इन द कॉफिन वाली गल होगी, आपने खुद की कबर खुद ही खोद डाली। भाई इक्वेशन में ही अगर डालने में गलती कर दी तो आगे मैथमेटिक्स तो गलत होगा ही होगा। ये लो जी, इंडिफरेंस पॉइंट पर हम जानते हैं, इंडिफरेंस पॉइंट पर हम जानते हैं क्या जानते हैं, ये जानते हैं कि ईपीएस ऑफ प्लान 1 को आपने इक्वेट करना है ईपीएस ऑफ प्लान 2 के। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है ईपीएस का, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। तो ईबीआईटी तो खुद निकालनी है, माइनस इंटरेस्ट कितना है प्लान 1 में इंटरेस्ट, ये हो रहा 48,000 पे, इंटू 1 माइनस टी, टैक्स रेट कितना जी 1 माइनस 0.35,
माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, इसमें तो कुछ है नहीं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, ये रही जी 60,000, ये आ गए नंबर ऑफ शेयर, इज इक्वल टू, अब दूसरे प्लान की इंफॉर्मेशन भरो, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट है भाया, ये रहा 48,000, वन माइनस टैक्स रेट है 35%, तो 0.35 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, ये रहा जी 28,000 का, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर जो कि कितने हैं 40,000। तो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। बच्चे आप देखा ना, तब कहते अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले रुक जाना, जितना मैक्सिमम सॉल्व हो जाएगा बिना क्रॉस मल्टीप्लाई के उसको सॉल्व करो, अदरवाइज कैलकुलेशन विल बिकम क्यूम्बरसम, जो कि मुश्किल होगी करने में। सबसे पहले डिनोमिनेटर में देखो, यहां भी 4 जीरो है, यहां भी 4 जीरो, इसको कट कर दो आपस में, 60 और 40,000 की जो 4 जीरो है ये आपस में कट हो जाएगी, कट कट, फिर दो का पहाड़ा, दो तिया 6, दो दूनी 4, ये भी हो गया। अब थोड़ा बेटर सा लग रहा है, तो हम इस इन दोनों राइट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को वापस से लिखते हैं थोड़ा सॉल्व करके। तो ईबीआईटी माइनस 48,000 आ गया एज इट इज, वन माइनस 0.35 मतलब 0.65, डिवाइड बाई आ गया जी 3 सॉल्व करके, ऑन दी अदर साइड ईबीआईटी माइनस 48,000 और ये 1 माइनस 0.35 को लिख दिया 0.65 और पुत्र ये आ गया एज इट इज 28,000, डिनोमिनेटर में आ गया 2। अभी भी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला काम अंत में करना है। मुझे पता है अंदर से चिरमिराहट होती है कि कर दूं, रुकना है, रुकना है। ऐसा तो नहीं ना कि कोई भी सड़क पे चलता हुआ लड़की को लड़का है, लड़के को लड़की पसंद है, आप देखना तब जाके जप्फी पार्लर कह दिया आई लव यू, विल यू मैरी मी। भाई अपनी भावनाओं पे कंट्रोल भी करना होता है, ऐसे नहीं किया जाता। तो भावनाओं पे कंट्रोल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना। तो हम इस ब्रैकेट को न्यूमरेटर में सॉल्व करें, पहले लेफ्ट हैंड साइड को 0.65 को ईबीआईटी से गुना करो और 0.65 को 48,000 से आ गया 0.65 ईबीआईटी माइनस 31,200 डिवाइड बाय पुत्र आ गया 3। राइट हैंड साइड पर सेम काम 0.65 ईबीआईटी माइनस 31,200 और ये आ गया जी एज इट इज 28,000 डिवाइड बाय 2। अभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, न्यूमरेटर को फर्दर सॉल्व करो। लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ सॉल्व नहीं हो सकता, जो था एज इट इज आ गया। राइट हैंड साइड पे आप देखोगे ये माइनस 31,200 माइनस 28,000, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे लेकिन साइन रहेगा माइनस का, मैथमेटिक्स का बेसिक है। अब इस स्टेज पर पहुंचकर जितना भी मैक्स टू मैक्स हम कर सकते थे सिंप्लीफाई कर चुके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, तो एक तरफ आ गया, जब आपने 2 को इधर मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई दिस हुआ तो 1.3 ईबीआईटी माइनस 62,400, और जब ये 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ 1.95 ईबीआईटी माइनस 1,77,600। ईबीआईटी ईबीआईटी वाले एक तरफ कर लो, कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ कर लो, इसको सॉल्व करोगे पुत्र ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਹੈ ईबीआईटी ਦੀਆਂ वैल्यू 1,77,231। ਇਹਦਾ मतलब द इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन दिस टू प्लान्स इज रुपी दिस मच। इसका मतलब ये है कि जब ईबीआईटी इतने रुपए का होगा ना, आप चाहे प्लान 1 से रेज कर लो चाहे प्लान 2 से रेज कर लो, आपका ईपीएस सेम आएगा। बच्चा कहता सच्ची सर, भाई मुच्ची, सच्ची मुच्ची। तुम लेक्चर खत्म होने के बाद ईबीआईटी से स्टार्ट करके, जैसे पहले वाले प्रश्न में किया था ना, इनकम स्टेटमेंट बनाई थी ईपीएस निकालने के लिए, तो ईबीआईटी से स्टार्ट करते हो, 2 कॉलम बना लो, प्लान 1 प्लान 2, दोनों प्लान में अपनी अपनी इंफॉर्मेशन भरो। जब एंड में आप ईपीएस निकालोगे ना बेटा, दोनों की ईपीएस सेम आ जाएगी, क्योंकि हमने शुरुआत ही उस पॉइंट से की है। और अगर बाय चांस आपका ईपीएस सेम नहीं आया, इसका मतलब है आपने मैथमेटिक्स में कुछ ना कुछ गलती कर दी है, उसका यो मतलब है फिर। ठीक है, आओ आओ, आई जी। तो कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की आपकी टेस्टिंग हो जाए, देखें कितने पानी में है आप, कितने पानी में है आप। अब फर्म्स ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कहता, भैया ये बताओ ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होता है। 4 ऑप्शन है। पहला कहता इज द डेट इक्विटी रेशियो विच रिजल्ट्स इन द मिनिमम पॉसिबल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कहता एस कैपिटल स्ट्रक्चर कौन है जहां पर डेट इक्विटी का ऐसा मिक्स हो कि मिनिमम कॉस्ट आ जाए, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। या फिर 40% डेट और 60% इक्विटी बेस्ट रहता है, या फिर डेट इक्विटी रेशियो 0.5 मतलब 50-50% होना चाहिए, या फिर वो जहां पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिनिमम है, या फिर जहां कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिनिमम है। बताइए क्या उत्तर होना चाहिए इसका, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होता है। 40-60 बच्चा कह नहीं सर 50-50 करने का सर, एक कह रहे सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिनिमम, एक कह रहे सर डब्ल्यूएसीसी मिनिमम। तो भैया जो बेस्ट है वो ए है, इसका ए है करेक्ट आंसर। ऐसी डेट इक्विटी रेशियो जहां पर डब्ल्यूएसीसी बिल्कुल कतई मिनिमम आ जाए उसको कहते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वा। चलिए एक और प्रश्न है, एक और प्रश्न वा है। कहते जी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर रेफर्स टू पहला भाग ऑल द फाइनेंशियल रिसोर्सेस, शॉर्ट टर्म फंड, लॉन्ग टर्म फंड, नन ऑफ दीज। बताइए जी, ये बहुत बढ़िया है।
ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर बहुत सारे बच्चे गलत देंगे, मुझे पता है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, अभी अगर मैं बोल दूं ना इसका क्वेश्चन अगर मैं चेंज कर दूं कैपिटल स्ट्रक्चर, बच्चे कहेंगे चेंज चेंज क्या हुआ, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैपिटल स्ट्रक्चर एक ही बात तो होती है। ओ भैया, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है ऑल द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, डेट हो गया, रिजर्व हो गया, इक्विटी हो गया, प्रेफरेंस हो गया, उसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। व्हेन वी सी द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, जब हम वर्ड बोलते हैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब होता है आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, चाहे लॉन्ग टर्म फंड्स बोलो चाहे शॉर्ट टर्म फंड बोलो। तो भैया मैंने पहले कहा था इस क्वेश्चन का उत्तर गलत देंगे, गलत ही दे रहे हैं। ये लो भाई, इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा यो। अब कहेंगे सर सच्ची, भाई मुच्ची। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर रेफर्स टू ऑल द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आप अपने बिजनेस में एज ऑफ नाउ कितने रिसोर्सेज लेकर बैठे हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, जब उन सबको इकट्ठा कर देते हैं दैट इज कॉल्ड एज द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। और अगर सिर्फ लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो उसे बोला जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। वाह, बच्चे ने लिख भी दिया। ओह, मतलब नई इंफॉर्मेशन मिली है इस बच्चे को हमारे यहां से। जुग जुग जियो बेटा। बच्चा थैंक यू कहना चाहता है, मुझे पता है। थैंक यू मत बोलो, आगे अपने 3 दोस्तों को बोलो राहुल सर का क्लास सर, उनको बोलो फिर से तुम्हें थैंक यू ना बोले, उनको कहो आगे 3 लोगों को बोले, इस तरह से चेन बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ। मजा आ गया जी। कोई बच्चा निकम्मा बैठा जो लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक कर जाना जी, बहुत मजा आया। सेशन नंबर 3 में कैपिटल स्ट्रक्चर हमने किया। नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलेंगे, कॉस्ट का सेशन हमारा होगा जी, सेशन नंबर 3, और उसके बाद एडवांस अकाउंट सेशन 3, फिर एफएम डे 4, फिर कॉस्ट डे 4, फिर एडवांस अकाउंट डे 4, फिर एफएमएसएम डे 5, कॉस्ट डे 5, एडवांस अकाउंट का डे 5। इस तरह से चलते रहेंगे और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे। चलिए जी पुत्र, इसी के साथ लेते हैं आपसे अलविदा, मुलाकात अगले सेशन में, तब तक